हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। सन 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हवर्ड ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया था, ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मृत्यु हुई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस सेहत में सुधार होगा तो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल सरकार ने न सिर्फ उनके एल्गिन रोड के घर में बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद जई का दलिया और सब्जियों का सूप पिया था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज़्यादा ही देर तक अपने हाथ में लिया। उस समय सुभाष की दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो अपनी तकिया पर अधलेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पुत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगत बोस ने मुझे बताया था। सुभाष ने मेरे पिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उनसे पूछा, आमार एकटा काजे कोड़ते पारवे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे, बिना ये जाने हुए कि क्या इस काम क्या है। शिशिर ने हामी भर दी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बनी, शिशिर अपने चाचा को देर रात तक अपनी कार में बिठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन वांडर कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूडेबेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिका कार बड़ी ज़रूर थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए वांडर कार को चुना गया। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट स्कीम में लिखते हैं, हमने मध्य कोलकाता के केचल मोला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस के वेश बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फेस टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कार्टेज की कमीज़ें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया, कंबल खरीदा। मैं फेल्ट हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया और वहाँ मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो अंडर कार के बूट में समा ही नहीं पा रहा था, इसलिए तय किया गया कि सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे गए उनके नाम SCB को मिटाकर उनके स्थान पर चीनी शाही से MZ लिखा गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कराई गई। अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की बात बाकी घर वालों, यहाँ तक कि उनकी माँ से भी छुपाई गई। जाने से पहले सुभाष ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया। उस समय वो सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सुभाष को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि घर के बाकी सदस्य अभी जाग रहे थे। सुभाष बोस किताब हिज टेस्टमेंट में लिखने वाले सौगत बोस ने मुझे बताया कि 1:35 पर सुभाष आसपास मोहम्मद ने जियाउद्दीन का वेश धारण किया। उन्होंने सोने का रिम पर अपना चश्मा पहना। उन्होंने लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। शिशिर ने वांडर कार 7169 का इंजन स्टार्ट किया। जब सारा कलकत्ता गहन नींद में था, चाचा भतीजे सकल रोड चाल 2 हुगली नदी पर हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बराबरी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूरी पार की। कुछ दूर पहले उतारे गए इंश्योरेंस ने जियाउद्दीन के घर में प्रवेश किया। अशोक को वह पॉलिसी बता रहे थे। इसी गोमो स्टेशन से उन्होंने पेशावर के लिए ट्रेन पकड़ी। शाम को बातचीत के बाद जियाउद्दीन ने अपने मेज़बान को बताया कि वो गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। कालका मेल मोमो स्टेशन पर देर रात तक आती थी। मोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों में एक कुली ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते अंधेरे में गायब हो गई। कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहाँ पहुँच गई। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुँची, फिर वहाँ से उन्होंने पेशावर के लिए ट्रेन पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियाँ अकबर साहब बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को गेट के बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि कोई और नहीं, भेष में सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि इन साहब को डीन होटल ले चलें। मियाँ अकबर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे तांगे वाले ने मुझसे कहा कि इतने ही मजहबी मुस्लिम शख्स को उस होटल में ना ठहराएं।
सुरक्षित जगह हो सकती थी क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों के होने की संभावना हो सकती थी। वे आगे लिखते हैं, लिहाजा बीच में ही दोनों तांगे के रास्ते बदले गए। ताजमहल होटल का मैनेजर मोहम्मद जवादीन से इतना प्रभावित हुआ कि उनके लिए फायर प्लेस वाला एक सुंदर कमरा खुलवाया। अगले दिन मैंने सुभाष चंद्र बोस को अपने एक साथी आबाद खां के घर शिफ्ट कर दिया। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगतराम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगतराम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्ता जुएद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जुएद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब तक के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने छोड़कर पश्चिम सीमांत के उबड़ खाबड़ कबायली इलाके में पैदल बढ़ना शुरू कर दिया। 27-28 जनवरी की रात ने चाय के डिब्बों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो एक ट्रक में बैठकर चेक पॉइंट पर पहुंचे। इसी बीच सुभाष गोमो छोड़कर शिशिर 18 जनवरी को कोलकाता वापस आ गए और अपने पिता के साथ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास की पोती शादी में शामिल हुए। वहां जब उनसे लोगों ने सुभाष के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके चाचा गंभीर रूप से बीमार हैं। शौकत बोस अपनी किताब द हिस्ट्री में लिखते हैं कि घर के उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता रहा और खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी कमरे में हैं। सुभाष के 2 भतीजों ने पुलिस को खबर दी कि वो घर से गायब हो गए हैं। यह सुनकर सुभाष की मां प्रभावती रोते रोते बुरा हाल हुआ। उनको संतुष्ट करने के लिए सुभाष के भाई शरत ने अपने बेटे शिशिर को उसी वार्डर कार में सुभाष की तलाश के लिए कालीगढ़ मंदिर भेजा। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका हिंदुस्तान हेराल्ड में छपी। ये सुनकर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए। लेकिन उधर जब वायसराय लिनिथिंगो को सुभाष बोस के भाग निकलने की खबर मिली तो वो बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट पर बहुत नाराज हुए। हर्बर्ट ने अपनी सफाई में कहा कि अगर सुभाष के भारत से बाहर निकलने की खबर सही है तो हो सकता है कि बाद में हमें इसका फ़ायदा मिले। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर JVP जानवीन का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। उन्होंने लिखा, हो सकता है कि सुभाष सन्यासी बन गए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा धार्मिक कारण से नहीं बल्कि क्रांति की योजना बनाने के लिए किया था। जब सुभाष ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया तो उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हंस ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजा। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बोस सीमेंस कंपनी के टेरर हंस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। कुछ दिनों बाद सीमेंस के हेयर के जरिए सुभाष बोस के पास संदेश आया, अगर वो अपनी अफगानिस्तान से निकल पाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पैदो क्वांद्री से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष के लिए एक संदेश लेकर आई, जिसमें कहा गया था कि सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। शौकत बोस सुभाष की इस तस्वीर के एक इटालियन राजनयिक रोनाल्डो मजून पासपोर्ट पर उनकी तस्वीर की जगह लगा दिया। 17 मार्च की रात सुभाष को इटालियन राजनयिक सैनिकों के घर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तड़के वो एक जर्मन इंजीनियर वैगन और 2 अन्य लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे, फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। जय हिंद, जय भारत।